Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter 6 Political Science International Organization. आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है ना। आज हम ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मेनली इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल यूएनओ के बारे में डिस्कस करेंगे, यूएनओ के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में और कुछ और जो एजेंसी हैं यूएनओ के अंडर आकर जो काम करती हैं उनके बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें ताकि आपकी जो हर एक जो डाउट हो इस चैप्टर की वो क्लियर है वो कराने की कोशिश है वो करूँगा। यहाँ पे बात करता हूँ मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला ही जो टॉपिक है आपकी बुक में वो यही आता है, वाई नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें उसकी आवश्यकता वो क्यों पड़ती है या फिर उसके उद्देश्य क्या होते हैं कि हमें उसकी ज़रूरत है वो पड़े। तो ये जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये नोट्स हैं इनको आप उतार सकते हैं काफ़ी ईजीली या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, या आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हैं वो यहाँ से कर सकते हो। तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता वो क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला ही जो है ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक कंट्री के लिए काम नहीं करता, ठीक है ना। नॉट वर्क फॉर एनी वन कंट्री, एक देश के लिए काम नहीं करता बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए या जितने भी जो देश हैं उनके लिए काम करता है, जो उसके जो सदस्य होते हैं उनके लिए काम करता है। ये नहीं कि देखो एक टीचर होता है वो सभी को पढ़ाता है क्लास में, ठीक है ना, वो किसी एक के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो किसी एक देश के लिए काम नहीं करता। टीचर आपको स्कूल में जो पढ़ाता है वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ाता बल्कि सभी के लिए, सभी को उसी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि केवल एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ बताई गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है ना। सिचुएशन है कुछ काफ़ी बड़ी होती हैं जिनको सोल्व करना एक देश के बस की बात नहीं होती। एक देश है वो उनके साथ उनको अच्छे से डील नहीं कर पाता, तो इसलिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एपिडेमिक्स हो गई, ये मतलब जो महामारी है जैसे कोरोना है, कोरोना का एक देश सोल्व नहीं कर सकता, उसको एक देश है वो ये जो सिचुएशन बनी हुई है कोरोना की इसको सोल्व नहीं कर सकता, बल्कि सभी देशों वो मिलकर आएंगे जब तो उसको ये जो बीमारी है उसको दूर कर पाएंगे। फ्लैग थी, चेचक थी और भी काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां थी या जो डिजीज़ थे उनको सोल्व करने के लिए किसी एक देश ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट है वो अब नहीं किया, बल्कि सभी देशों ने मिलके या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने उन चीज़ों को दूर करने के लिए काम है वो किया है। और जो आतंकवाद है, ठीक है ना, जो आतंकवाद है इसको भी ख़त्म करने के लिए ये नहीं है कि केवल एक देश काम करा। जैसे इंडिया है, इंडिया ग्लोबल वार्मिंग पे तो अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। और जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में इंडिया अकेला काम नहीं कर सकता, तो उसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है वो पड़ेगी। देश मिलेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, उसी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहा जाता है। दिस प्रॉब्लम नॉट सोल्व एनी कंट्री, कोई भी जो देश है वो अकेला ये जो कंडीशन है, ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रखी हैं इनको सोल्व नहीं कर सकता। ये नहीं कि यही प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे डेमोक्रेसी की है, क्योंकि कई देशों में जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। कई देशों में आपकी जो वुमेन की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो उस कंडीशन को कैसे बेटर बनाया जाए। और इसके साथ साथ क्या है, कई देशों में जो चिल्ड्रन लेबर है, चाइल्ड लेबर है जिसको बोला जाता है बाल मजदूर, इस प्रकार की जो कंडीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो उन देशों से ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन देशों से कोई एक देश नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो इनका इंटरनल मैटर है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कानून बनाती है, लॉ बनाती है और फिर उनको सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है वो पड़ती है, या फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करता है इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब बात करते हैं एम्स, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होगा उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इनको क्यों बनाया जाता है, इनको इनकी जरूरत भी क्यों पड़ती है। तो ये मेन जो क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है वो यही है, ठीक है ना।
सबसे मेन तो है वॉर को कंट्रोल करता है। ये जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की जो कंडीशन है होती है उनको कंट्रोल करना। जैसे इसमें बताया गया, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें बताया गया है कि आप बातचीत के तरीके से यदि दो देशों में बातचीत को लेकर या आपस में बातों को लेकर विवाद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोल्ड वॉर की कंडीशन बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वेपन उठ गए उस चीज़ में तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो हो जाती। तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहला ही उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है, कंट्रोल द वॉर। जो युद्ध हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, युद्धों की जो कंडीशन जो बन रही है, जो डेवलप हो रही है, उसको रोकना, एक टाइप से कंट्रोल करना, और पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति व्यवस्था को कायम रखना। जो पीस सिस्टम है उसको कायम रखना, या जो शांति व्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, और एक अच्छे रिलेशनशिप करना, ठीक है ना, इन बिटवीन स्टेट, देशों के बीच में अच्छे मैत्रीपूर्वक संबंध या मित्रतापूर्वक जो संबंध है वो स्थापित करना। जैसे भारत और पाकिस्तान के जो आपस में जो विवाद हैं वो चलते रहते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि इन देशों के बीच में क्या करवाना, एक जो संबंध है उनको बेटर बनाने की कोशिश है वो करना। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यही कहता है कि अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक अच्छा संबंध है वो आप स्टैब्लिश कीजिए, उनके साथ एक अच्छा संबंध है वो स्थापित कीजिए, ठीक है ना। ये एक गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट। कंट्रोल द आर्म्स पावर, हथियारों की जो बढ़ती जो तादाद है ना, आज क्या है कि हर एक देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने के लिए या अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसका सहारा लेता है, वेपन का सहारा लेता है, जो हथियार होते हैं इनका सहारा लेता है। तो इन पे कंट्रोल करना, जैसे जैसे जो मैं कहूँ कि वेपन है वो इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे न्यूक्लियर बम है वो लगातार देश है वो बनाते जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करती है, इन पे कंट्रोल लगाती है कि आप इतने हथियार है वो नहीं बना सकते, क्योंकि इससे दूसरे देशों को भी जो खतरा है वो पैदा होता है। तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस प्रकार से जो आर्म्स पावर है उसको डेवलप करते हैं। तो यूएनओ ने कि ये जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये क्या करते हैं, इन पे कंट्रोल करते हैं। और कोई भी जो कंट्रोवर्सी हो जाती है दो देशों के बीच में, उसको सोल्व करने का जो कार्य है वो कौन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। और जो गरीब जो देश हैं, ठीक है ना, पुअर जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प भी करता है। किस तरह की हेल्प करता है, लाइक ये आपको बताना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी हो वहाँ पे, या फिर वहाँ पे एक टाइप से मैं कहूँ कि वहाँ पे अच्छी तरह से जो रूल है वो नहीं कर रहा वहाँ का जो शासक है, या फिर वहाँ पे अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही हैं। तो जो गरीब जो देश हैं, जो छोटे जो देश हैं, उनकी हेल्प भी कौन करता है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हेल्प है वो करते हैं। और ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने लोगों को, ठीक है ना, अपने जो देश के जो कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए बेटर लिविंग जो कंडीशन है वो प्रोवाइड करता है। बेटर लिविंग जो कंडीशन है वो प्रोवाइड करता है, अच्छा इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये जो प्रोवाइड है वो करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आगे देखिए, आगे एक लाइन में बता रखा है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। ये जो आइडियाज़ हैं अबाउट द हाउ टू कोऑपरेट, कि हमें दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना चाहिए, इस प्रकार के जो आइडिया हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही हमें प्रोवाइड करता है कि हमें दूसरे के साथ, दूसरे देशों के साथ कैसा रिलेशन है वो बनाना चाहिए, ठीक है ना, कैसे उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हमारा भी विकास हो सके और उनका भी विकास हो सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। और इसमें हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूएनओ के बारे में। अब ये जो टॉपिक जो चलेगा हमारा पूरा का पूरा वो यूएनओ के बारे में चलेंगे और यूएनओ के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। आप एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग अलग जो थॉट्स हैं वो भी बता रखे हैं कि शशि थरूर ने क्या कहा है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों की टेंशन न लें आप। और जब चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है तो इसको जल्दी ही एंड है वो करेंगे नियर बाई 3 या 4 डेज़ में, ठीक है ना, 3 या जो 4 डेज़ में है ये जो चैप्टर वो मैं आपको कंप्लीट है वो करा के दूंगा। कुछ आपको यहाँ पे बोर्ड्स पे मिलेंगे, बोर्ड पे टॉपिक कराऊंगा, और कुछ आपको जो टैब है हम
उसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मुझे। ज्योग्राफी के भी कुछ कंसेप्ट हैं वो कराने होते हैं, और फिर मेरे भी जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग मुझे भी अपनी जो तैयारी है वो करनी पड़ती है। फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो डिमांड थी वो थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ज्योग्राफी का फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट टर्म का जो भी सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ विद MCQ। आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, आज की टॉपिक में इतना ही था आज के वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।